कृतिका जी, आपको सिविल सेवा परीक्षा में पास होने के लिए, उत्तीर्ण करने के लिए, इसमें चयन होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपका चयन हो गया है तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? जब रिज़ल्ट आया तो मम्मी और भैया साथ में थे, तो सभी बहुत खुश हुए। बट थोड़ा सा मन में ये भी था कि अभी मुझे और बेहतर करना है, तो और बेहतर रैंक लानी है। बाकी सब बहुत खुश हुए, सेलिब्रेट किया सबने। अच्छा, आपका माध्यम क्या रहा और किस कोचिंग में या घर पर रह के स्टडी की? मेरा माध्यम इंग्लिश था और मैंने दिल्ली में रह के तैयारी की है। तो कोचिंग्स ज्वाइन की थी, बट कोई ऐसा एक कोचिंग से नहीं, अलग अलग कोचिंग से, जिसमें जो बेहतर टीचर्स हैं। और एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी मैंने कोचिंग की थी। तो और सेल्फ स्टडी फिर साथ में किसी एक चीज़ से नहीं होता, तो दोनों का मिक्स किया है। तो एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास से जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट है, बड़ा मतलब जटिल विषय माना जाता है और कम बच्चे इसमें रुचि लेते हैं, तो आप इससे कैसे आकर्षित हैं? मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये ऑप्शनल लिस्ट में नहीं था यूपीएससी की। तो मैं देख रही थी मुझे क्या लेना चाहिए। फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी देखा, उसका जो विषय है, हम ह्यूमन बींग्स के बारे में उसमें सब कुछ है, उनका कल्चर, उनकी बायोलॉजी, कैसे हम अभी जो हैं हम कैसे बने। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। अच्छा, आपने किन किन लोगों से प्रेरणा ली जो आपको जो प्रोत्साहित करते रहे, क्योंकि निराशा का भी सामना करना पड़ा आपको? मेरी प्रेरणा का स्रोत सबसे बड़ा, मेरे अराउंड जो लोग थे वो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देते थे। मेरे माँ, पापा, भैया, मेरे दोस्त, मेरे कुछ शिक्षक, हर किसी ने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया। जब एग्ज़ाम्स नहीं निकले, फेलियर हुआ, तब भी उन्होंने हार नहीं मानने दी। तो वही मुझे मोटिवेट करता रहा। अच्छा, आपको भी, हालांकि अभी आप लगातार शिक्षा प्राप्त करती रही हैं, लेकिन अब आप सीधे प्रशासनिक पोस्ट पर पदस्थापना आपकी होगी जी। आजकल देखने में आ रहा है कि जो आईएएस, आईपीएस या अन्य बड़े अधिकारी हैं जो महत्वपूर्ण विभाग से जुड़े होते हैं, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बहुत रहता है और वो उसके फिर आगे चल के अनुकूल भी हो जाती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आप कैसे उनसे तालमेल बैठाएंगे? अभी ये चीज़ों का तो आइडिया मुझे तब लगेगा जब मैं सर्विस में जाऊंगी, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसा होता है ग्राउंड रियलिटी में। तो अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा, आपने न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बारे में निश्चित रूप से पढ़ा होगा, जो भी इन विषयों की तैयारी करते हैं। लेकिन देखने में आ रहा है अभी लगातार, यदि आप अखबार पढ़ रही हो, तो इनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और तो इसको आप कैसे देखती हैं? क्या कारण है कि जबकि अपने यहाँ संविधान में सब चीज़ें अलग अलग विभाजित हैं, सबके कार्य विभाजित हैं, दायित्व विभाजित हैं, फिर भी हम टकराव देखते हैं? मेरे हिसाब से ये एक इंडिया की जो डायनेमिक डेमोक्रेसी है उसका ही एक साइन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है, लेकिन साथ ही चेक्स एंड बैलेंसेस भी दिए हैं, जिससे कि कोई भी एक जो ऑर्गन है वो सुपीरियर ना हो। तो उस वजह से आई थिंक ये जो थोड़े मोड़े टकराव होते हैं, उससे कॉन्स्टिट्यूशन बेटर ही निखर के आता है और उसका बेटर इंटरप्रिटेशन निखर के आता है। तो ये सब आई थिंक किसी भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अच्छा, अभी मैं जो चयन हुआ है जिन बच्चों का, जी, उनका अभी अखबार में मैंने पढ़ा, जी, उन्होंने बताया, तो कई बच्चों ने मोबाइल बंद किए, अपने नेट पर भी कम काम किया, किताबों से ज़्यादा पढ़ा। आपने क्या नीति अपनाई? मेरे हिसाब से मोबाइल या इंटरनेट जो है वो आजकल एक बहुत बड़ा आपके वेपन बन सकता है, आपके फेवर में काम कर सकता है। मैंने कभी भी फ़ोन बंद करना या सोशल मीडिया बंद करना भी नहीं किया। हर चीज़ को अगर हम संयम से यूज़ करेंगे, कम यूज़ करेंगे, तो आई थिंक कोई भी चीज़ इतनी बुरी नहीं है। तो मैंने इंटरनेट का भी सहारा लिया। मैं सोशल मीडिया पर भी थोड़ा बहुत देखती रहती थी कि क्या चल रहा है। एकदम कट ऑफ होके मैं नहीं रही कभी भी। चलिए, आप सफल हुई हैं। आप जो नए बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, उनके लिए कोई गुरु मंत्र देना चाहिए कि जिससे उनका भी चयन हो? गुरु मंत्र कोई नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि अच्छा, इसका ये स्ट्रैटेजी, अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों की 1000 स्ट्रैटेजी होंगी। उनके लिए जो चीज़ काम की, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए काम करें। तो आपको अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मिसगाइड नहीं होना चाहिए। अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स से हमेशा टच में रहना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, रादर देन किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने के। अच्छा, मानव विकास आपका सब्जेक्ट जी, उसमें मानविकी विषय एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आते हैं, क्योंकि तकनीक को माना जाता है कि जो हृदयहीन है, और यदि मानवता से जुड़े मानविकी विषय यदि पढ़ता है आदमी, साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास, तो एक संवेदनशील होता है वो। आपका क्या कहना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी उद्दंडता बढ़ती जा रही है।
मेरे हिसाब से तकनीक और ह्यूमैनिटीज़ दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ अगर होगी तो भी हम टेक्नोलॉजिकली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग आजकल हो रहा है, तो हमको उसकी भी ज़रूरत है और हमें ह्यूमन साइड की भी ज़रूरत है। इसी वजह से एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी कंपलसरी हैं यूपीएससी में, तो वो दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। किसी एक के भरोसे आई डोंट थिंक कि देश चल सकता है। अच्छा, समाज संतुलित और विवेकशील बने, इसमें साहित्य की क्या भूमिका मानते हैं आप? साहित्य मतलब मैं कहूँगी कि इंसान का बेस्ट फ्रेंड होता है। तो हर किसी को आजकल पढ़ने की आदत बच्चों में थोड़ी कम हो गई है। मुझे भी आजकल ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। मैं जब छोटी थी तब मैं चीज़ें पढ़ा करती थी। तो साहित्य बच्चों को पढ़ना चाहिए, उससे उनको पता चलता है कि एक्चुअली कैसे एथिक्स होनी चाहिए, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए हमारे अंदर। खुद से भी इंट्रोस्पेक्ट, खुद के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। तो पढ़ने का जो कल्चर है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, वो ज़रूर इनकलकेट होना चाहिए। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आपका भविष्य उज्जवल हो। आप अच्छा देश के लिए, समाज के लिए काम करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।